टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर की वजह से जब लो पावर फैक्टर रहता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स सिस्टम में आती हैं, और पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव हम कर सकते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या एडवांटेज हमको मिल सकते हैं। हमने कॉस्ट की बात करी, हमने लॉसेस की बात करी, हमने एफिशिएंसी की बात करी। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस कि हम कौन कौन से मेथड हैं जिनकी वजह से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड दैट वी विल डिस्कस टुडे इज स्टैटिक कैपेसिटर मेथड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी पावर सिस्टम। सपोज कीजिए एक पावर सिस्टम है। वी विल कंसिडर आर एल लोड। ये एक ट्रांसमिशन लाइन एक लोड को सप्लाई करती है। दिस पार्ट इज लोड, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस। सपोज कीजिए जो करंट जो लोड कंज्यूम कर रहा है इट इज आई वन। आई वन करंट कंडक्टर कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा है, लोड कंज्यूम कर रहा है। वोल्टेज जो हमको सप्लाई किया जा रहा है इट्स वैल्यू इज वी। वी वो वैल्यू का हम सप्लाई हमको आ रहा है अल्टीमेटली। एट दिस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड लोड है, दोनों ही करंट सेम है, उनकी वैल्यू है आई वन। ठीक है, लेट्स ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑल्सो साइमल्टेनियसली। सपोज कीजिए, सपोज दिस इज योर वोल्टेज इन फेज, वी हैव करंट। Since this is lagging load, we have lagging power factor phi. This is current I1. Oh. We have certain power factor. Let's say phi 1. Now we need to improve it. When we are talking about static capacitor, we connect a capacitor in parallel with the load. हम एक कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सपोज उसकी वैल्यू C है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो C है, और जो करंट कैपेसिटर को मिल रहा है दैट इज लेट्स से IC। सो IC वो करंट है जो सोर्स की वजह से कैपेसिटर में जा रहा है। I1 वो करंट था जो लोड को दे रहे थे। बिफोर कनेक्टिंग कैपेसिटर द करंट ऑफ लोड एंड सोर्स आर सेम I1। अब सिंस हमने कैपेसिटर ऐड कर दिया है वी हैव अ न्यू करंट कॉल्ड I2। लेट्स से I2। ओके, तो रिलेशन क्या हो गया I2 में बाकी करंट्स में? I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस IC। नाउ I2 के लिए होगी कैसे देखेंगे अल्टीमेटली। आईसी करंट जो है वो कैपेसिटर का करंट था। कैपेसिटर इनिशियली लीडिंग पावर फैक्टर देता है, हमने पहले ही पढ़ा था, आइडियली 90 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है। तो जो करंट आईसी रहेगा हमारा बेटा वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे लीडिंग रहेगा। व्हेन वी ऐड दिस करंट आईसी, जब इस आईसी को ऐड करेंगे हमारे आई1 के साथ, दिस इज आईसी, वी विल गेट I2 अवर न्यू करंट। ओके, I2 जो हमारा सोर्स सप्लाई कर रहा है, और जो नया पावर फैक्टर है बिटवीन वोल्टेज एंड I2 इज अवर न्यू पावर फैक्टर I2। ओके, let's understand कि how this will work and how we will calculate different values. For that we will resolve all the excesses। हम सारी एक्सेस को रिजॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम अगेन इन टर्म्स ऑफ पावर। This is O. Let's say this point is A, this point is B, and this point is C. This is current I1, this is current I2, this current was IC, I hope, yes, IC for IC. If this is active power then we will get I1 cos phi 1 on resolving. Okay, if we resolve I2 we will get I2 cos phi 2. नोटिस वन थिंग, जब हम I1 और I2 दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो I1 के केस में हमको जो पावर मिलेगा P1 वो होगा हमारा I1 cos phi 1 मल्टीप्लाइड बाय V। ठीक है, सिमिलरली जब हम I2 को रिजॉल्व करेंगे और उसके थ्रू पावर निकालेंगे एक्टिविटी, तो वी विल गेट V I2 cos phi 2। बस नोटिस वन थिंग, दोनों ही I1 और I2 जब रिजॉल्व होंगे तो वो जिस लेंथ को कवर करेंगे दैट इज O1।
मीन्स दोनों की लेंथ सेम है, हैंस जो पावर P1 है इट विल बी इक्वल्स टू P2। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ होता है कि बिफोर एडिंग कैपेसिटर एंड आफ्टर एडिंग कैपेसिटर जो एक्टिव पावर हमारा सोर्स सप्लाई कर रहा है लोड को, इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। हमारा एक्टिव पावर जो पहले लोड सप्लाई कर रहा था, लोड को सप्लाई कर रहा था हमारा सोर्स, वो कैपेसिटर के ऐड करने के बाद भी सेम है। हेंस P1 इज इक्वल्स टू P2, एक्टिव पावर विल नॉट चेंज विद द एडिशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमने एक्टिव पावर की रिलेशनशिप फाइंड कर ली। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिएक्टिव पावर। नोटिस करिए जब हम I1 को रिजॉल्व करेंगे, I2 का इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ फेस कंपोनेंट का अगर हम बात करते हैं, तो I1 का जो कंपोनेंट निकलेगा दैट विल बी दिस विच इज I1 sin phi1, whereas this component is I2 sin phi2 and this is our IC। हम देख सकते हैं ए और बी एक सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो वी कैन राइट इक्वेशन लाइक ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। जस्ट चेक, इट्स a straight line, AB minus AC will give you BC, okay, BC. Now what is AB? AB is resolution for I1 current, so this will give you I1 sin phi1 minus AC हमारा नए करंट का रेजोल्यूशन है, नया करंट की वजह से जो वैल्यू लेगी बोलेगी I2 sin नया पावर फैक्टर एंगल। एंड व्हाट इज BC? BC is current of capacity. So we get I1 sin phi1 minus I2 sin phi2 equals to IC. Okay, since we are discussing about reactive power component of both the currents, हमने कहा I1 sin phi1 minus I2 sin phi2 is equals to IC. Let's multiply this whole equation with voltage V. What we will get? We will get V I1 sin phi1 minus V I2 sin phi2 is equals to V IC. Now this component is what? It is reactive power for our load current I1, whereas this is reactive power for our new current from source I2, and this is reactive power for capacitor which will be denoted by QC. Hence the equation that will be derived is Q1 minus Q2 is equals to QC. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन टू ड्रॉ। इस इक्वेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जो भी रिएक्टिव पावर हम सप्लाई कर रहे हैं लोड को, या लोड जो भी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें कुछ हिस्सा आपका सोर्स सप्लाई कर रहा है और कुछ हिस्सा आपका कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है। दिस इज द रीजन वाई आवर पावर फैक्टर हैज बीन इम्प्रूव्ड। हमारा पावर फैक्टर जो पहले 5.1 था वो अब 5.2 में मिनिमाइज हो चुका है। द रीजन फॉर दिस इज मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव पावर दैट सोर्स लोड इज कंज्यूमिंग, वो सोर्स और कैपेसिटर दोनों की वजह से आ रहा है। ठीक है, हेंस Q1 is equals to QC plus Q2. This relationship clearly denotes this thing. Okay, that's the reason कि हमारा जो रिएक्टिव पावर है वो सप्लाई कैपेसिटर कर रहा है और उसी वजह से आपका जो पावर फैक्टर धीरे धीरे मिनिमाइज हो रहा है। मोर द रिएक्टिव पावर सप्लाई बाय द कैपेसिटर, जितना ज़्यादा सप्लाई वो कैपेसिटर करेगा, जितना बड़ा IC होगा उतना ही कम हमारा पावर फैक्टर अल्टीमेटली होगा। वी हैव जस्ट फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टिव पावर फ्रॉम आवर सोर्स, फ्रॉम कैपेसिटर एंड डिमांड। लेट्स फाइंड वन मोर इक्वेशन जिससे कि हम इसका एक बेटर रिलेशनशिप फाइंड कर सकें। वी ऑलरेडी हैड दिस रिलेशनशिप दैट VI1 sin phi1 minus VI2 sin phi2 is equals to VIC. Let's do one thing, हम इसको पूरे को cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो we will get a new relationship VI1 sin phi1 upon cos phi1 multiplied by cos phi1, then VI2 sin phi2 upon cos phi2
multiplied by cos phi 2, which will be further equals to V IC. Now this will give you tan phi 1, tan phi 2. But notice one more thing, we have V I and cos phi 1, which is active power of any particular load. So we will denote it by P1. P1 से denote करते हैं. P1 is equals to V I1 cos phi 1. Sin phi 1 upon cos phi 1 will be tan phi 1 minus P2. Since V I2 multiplied by cos phi 2 will give you P2. P2 tan phi 2 is equals to V IC, or I would say PC, power of capacitor. Okay, reactive power, so QC. Now we already have discussed in the starting that both P1 and P2 are same, because हमने कहा था कि एक्टिव पावर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटर ऐड किया है या नहीं किया है, वो दोनों ही केस में कैपेसिटर की वैल्यू मैटर नहीं करती, एक्टिव पावर सेम रहेगा. तो P1 and P2 विल बी सेम. सो वी विल गेट न्यू इक्वेशन दैट इज QC इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में tan phi 1 minus tan phi. The new relationship denotes कि किस तरह से आप QC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी हैव पावर, इनपुट पावर, और जो पुराना पावर फैक्टर था और नया पावर फैक्टर था उसकी वैल्यू. इससे हमको पता चलेगा कि कितना रिएक्टिव पावर जो है हमको सप्लाई करना है फ्रॉम कैपेसिटर टू द लोड. उसकी वैल्यू आपको केवीए की वैल्यू यहाँ से, केवीआर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी. तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हमको पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर रिएक्टिव पावर के टर्म्स में, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं. वन मोर फाइनल थिंग दैट कम्स इनटू दिस माइंड कि हम जब भी स्टैटिक कैपेसिटर मेथड की बात करेंगे, हम बोलते हैं कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर की वजह से रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा लोड को, और लोड उसकी वजह से सोर्स से कम रिएक्टिव पावर लेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन अवर स्टैटिक कैपेसिटर मेथड कि हम किस तरीके से कैपेसिटर को ऐड कर कर रिएक्टिव पावर कंपनसेट कर सकते हैं. उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो सकता है. रिएक्टिव पावर जो है सोर्स और कैपेसिटर मिलकर हमारे लोड को सप्लाई करते हैं. हमने ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि दोनों एक्टिव पावर हैं इन केस ऑफ विदाउट कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर हमेशा सेम रहेंगे. हमारे सोर्स पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन इन केस ऑफ रिएक्टिव पावर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ कैपेसिटर. रिएक्टिव पावर के लिए केस में हमने रिलेशन ड्रॉ किया था कि QC इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, दैट मीन्स एडिशनल पावर जो भी है वो QC सप्लाई कर रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट अराइज कि जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, हम कैपेसिटर लगाएंगे, तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है जो लगानी रहेगी इनको, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ QC. टू फाइंड आउट दैट वी हैव अ रिलेशन which says QC is equals to V IC. On further solving we get V dot, if we resolve IC into voltage in this, we get this. On further solving it will be V square 1 upon omega C. QC is equals to V square omega C. Hence C is equals to QC upon V square omega. This relationship will help us in understanding कि क्या वैल्यू है कैपेसिटेंस की जो हमको वहाँ लगानी है in order to supply QC amount of reactive power. One more thing that you should note down there कि अगर since suppose कि जो लोड जो है वो कांस्टेंट है, रिक्वायरमेंट भी कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, उस केस में क्या होगा. तो अगर लोड कांस्टेंट रहता है, फॉर एग्जांपल QC जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उसकी डिमांड हमारी कांस्टेंट है, we get a relationship that C is inversely proportional to V square. ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2 pi f रहेगा, उसकी कुछ वैल्यू चेंज होगी नहीं, बट C is equals to 1 upon V square हमारा रिलेशनशिप बनेगी. नोट डाउन दैट अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो C की वैल्यू कम होगी. दिस इंडिकेट्स दैट जितनी ज़्यादा आपका सोर्स वोल्टेज रहेगा उतना ही कम आपकी कैपेसिटर की वैल्यू रहेगी जो रिक्वायर्ड रहेगी फॉर स्टैटिक कैपेसिटर. वेराज अगर वोल्टेज सोर्स साइड कम रहता है तो हमें हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर अ कांस्टेंट लोड टू सप्लाई. ओके, तो दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज नोट डाउन. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर.
हमने जो भी डिस्कस किया अभी देखो सिंगल फेज के लिए क्या है. नाउ लेट्स एक्सपांड इट टुवर्ड्स थ्री फेज एज वेल, कि ज़्यादा लोड जो भी इंडस्ट्रीज में है दे आर थ्री फेज लोड. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमारा स्टैटिक कैपेसिटर है वो किस तरह से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता है थ्री फेज लोड के लिए. लेट्स ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट. हम एक थ्री फेज सप्लाई ले लेते हैं सबसे पहले. ओके, थ्री फेज की लाइन हो गई हमारी. हाँ, पर सपोज कीजिए थ्री फेज लोड है. नाउ इन ऑर्डर टू कंपनसेट और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर, हमारे पास दो अरेंजमेंट पॉसिबल हो जाते हैं कैपेसिटर के. वन इज स्टार कनेक्टेड एंड अदर इज डेल्टा कनेक्टेड. ओके, वी विल स्टार्ट विद डेल्टा कनेक्शन, देन विल अगेन मूव टू द स्टार. फिर आखिर में हम दोनों कंपेरिजन दिखा देंगे कि किस तरीके से दोनों का परफॉर्मेंस और दोनों की वैल्यूज होती हैं. So I will draw delta connection of capacitor bank. Okay. This is line voltage. Let's represent it using VL. This is phase voltage. So this is. Let's again draw the same diagram for star connection as well. हम star connection के लिए draw कर लेते हैं diagram. Three phase load, three phase supply. We have star connection, सब connection, तो hence हम इसको star के फॉर्म में draw करते हैं. Let's connect it with the supply. Here this is line voltage and this is phase. Okay. Since in last section हमने कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की थी. हमने कहा था कि C जो होता है वो QC अपॉन V स्क्वायर ओमेगा होता है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेम फॉर्मूला यहाँ भी वैलिड रहेंगे, सेम रिएक्टिव के फॉर्मूला यहाँ वैलिड रहेंगे. तो ओनली डिफरेंस दैट वी विल गेट इज कि हमने जो सिंगल फेज के लिए किया था वो हम थ्री फेज के लिए कर रहे हैं. तो वेन एवर वी हैव टू फाइंड अ सिंगल फेज कैपेसिटर, सिंगल फेज सप्लाई, हमको थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करके वैल्यूज फाइंड करनी है. फॉर्मुलास विल रिमेन सेम. So let's find out the value of capacitance for both delta connection and star connection. Okay. This is line current. For delta per phase, okay, it will be QC per phase whole divided by, in delta we have line voltage and phase voltage same, so we have Vp square omega. Omega is 2 pi f. So our capacitance will be calculated using this formula. For star on the other hand, if we calculate per phase capacitance, it will be QP upon, now here we have Vp upon root 3 whole square omega, which is 3 QCP upon Vp square omega. This is our capacitance for star connected circuit. Notice one thing, our star connected capacitor or capacitance has 3 times value of delta connected. A very important point to remember, बहुत important point है कि सेम QC को सप्लाई करने के लिए फॉर हाई वोल्टेज डेल्टा का केस में बहुत कम वैल्यू ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस लग रही है, वहीं स्टार में उसका 3 टाइम्स आपको कैपेसिटेंस सप्लाई करना रहेगा. इसलिए जब भी हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करेंगे थ्री फेज में, अगर हाई वोल्टेज सप्लाई रहेगा हमेशा हम लोग डेल्टा प्रेफर करते हैं. रीज़न बीइंग हमें स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की ज़रूरत रहेगी और उसी वजह से हमारा कॉस्टिंग भी कम रहेगा अल्टीमेटली. So this is how you can calculate the value of capacitance as well as individual capacitance for the three-phase supply. Okay. Till now we have discussed capacitor values. We have discussed active reactive power. We have discussed how power factor is
regulated, improved using static capacitor. Although we have discussed that there are certain advantage, बहुत सारे advantage हमने discuss कर लिए हैं, बहुत सारे तरीके में उससे बात की है. There are certain advantages that I would like to discuss once again. उसके बाद हम कुछ limitations भी हैं इस method की, we will discuss that as well. तो सबसे पहला advantage आएगा वो है it is very robust. Since हम एक capacitor use कर रहे हैं which has no rotating part, it is very robust. It required very small space, hence very small space is required. There is practically it is almost loss free. There is very less leakage in this capacitor, so loss free है compared to बहुत ज़्यादा. Maintenance बहुत कम लगता है इसमें. Third point will be कि it has very less maintenance required because कोई rotating part नहीं है, कोई wear tear इतना easily होता नहीं है. Unlike rotating parts जो machines में होते हैं वो उसमें है नहीं, तो we require very less maintenance. एक पैसिव एलिमेंट है तो कुछ जरूरत नहीं पड़ती. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ वेरी चीप कंपेयर टू सिंक्रोनस कंडेंसर. कैपेसिटर इज़ वेरी चीप. बस रिमेनिंग पार्ट ये रहता है कि ये 5000 kVA से कम वैल्यू के लिए. जब भी रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर 5000 kVAr से ज़्यादा रहेगा, सिंक्रोनस कंडेंसर इज मोर इकोनॉमिकल. बट जब भी कम रहे, वी हैव कैपेसिटर. स्टैटिक कैपेसिटर इज बेटर ऑप्शन अल्टीमेटली. इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन, इफ आई वुड से कि फर्स्ट थिंग विल बी स्मूथ कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है. आप जो पर्टिकुलर कैपेसिटर की वैल्यू आपने फिक्स करके अटैच कर दी सर्किट में, इट विल कंट्रोल रिएक्टिव पावर बेस्ड अपॉन दैट ओनली. इसमें आप बीच में ऑप्टिमाइज करके उसको रेगुलेट नहीं कर सकते. वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर. तो दैट इज़ वन लिमिटेशन. सेकेंड थिंग इज इट इज़ वेरी प्रोन टू हाई वोल्टेज. हाई वोल्टेज के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है कि जब भी 10% ज़्यादा अगर ओवर वोल्टेज रहता है सिस्टम में, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डैमेज हो सकता है. सो यू कांट यूज इट फॉर सिस्टम वेयर जहाँ पर बहुत कॉमन फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, वो ज़्यादा हाई वोल्टेज बहुत नॉर्मली हो जाता है 10% से ज़्यादा. कैपेसिटर विल डैमेज और इट विल ब्रेक. सो दैट इज़ वन मोर लिमिटेशन इसमें.